Hello friends, today we are going to learn some English concepts which used to come into the examinations like TET, Teacher Entrance Test Examination, HTET, Haryana Teacher Entrance Test या जिसे हम CTET भी कह सकते हैं। तो इस तरीके की जितनी भी टीचिंग एग्जामिनेशंस होती हैं जिसमें इंसान की इंग्लिश लेवल को चेक किया जाता है, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे and I'll let you understand the simple basic concepts of English. यूजुअली इन एग्जाम्स के अंदर हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपको फिल इन द ब्लैंक करना होता है। उस फिल इन द ब्लैंक के अंदर आपको जो चार ऑप्शन दिए जाते हैं वो या तो आर्टिकल्स होते हैं, या मॉडल्स होते हैं, या प्रीपोजिशंस होती हैं, या वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको फिल करते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो ऑप्शंस पूछ रहा है वो उसके अंदर उसने मॉडल्स को बताया है या प्रीपोजिशंस को बताया है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपने रूल्स को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, चूज द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। जॉर्ज हैज ट्रेवल्ड अ लॉट। जॉर्ज बहुत ज्यादा घूमा है। ही फिल इन द ब्लैंक स्पीक 4 लैंग्वेजेस। वह 4 भाषाएं बोलता है। अब फिल इन द ब्लैंक में हमको पुट करना है कि क्या ऑप्शन आ सकते हैं। यहां पर आपको दिया गया है मे, कैन, नीड, मस्ट नॉट। ये सभी मॉडल्स के अंदर आते हैं। मॉडल्स के अकॉर्डिंग मे का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब पॉसिबिलिटी होती है कि वो काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी इंसान के पास वो पर्टिकुलर क्वालिटी या स्पेसिफिक कैरेक्टर या पर्टिकुलर टैलेंट एट द वेरी मोमेंट प्रेजेंट होता है। यानी कैन प्रेजेंट की क्षमता को बताता है किसी भी इंसान की या किसी भी वर्क को करने की। नीड एक जरूरत है जो आप मजबूरी में भी कर सकते हो या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम सेंटेंस में फिल करते हैं। मस्ट नॉट, मस्ट का मतलब जरूरी और नॉट नेगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव फॉर्म में चला गया। इनको हम एक एक बार अगर रखकर देखें, सो ही मे स्पीक 4 लैंग्वेजेस, तो ये एब्सर्ड साउंड करता है। वो इसलिए क्योंकि जॉर्ज कई जगहों पर घूमा है। इतनी जगहों पर घूमने के बाद भी वो शायद 4 भाषाओं को बोल सकता है, तो ये एब्सर्ड साउंड होता है। ही कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, कि वो 4 भाषाएं बोल सकता है, ये हमको बिल्कुल परफेक्ट साउंड करता है। ही नीड स्पीक 4 लैंग्वेजेस, कहीं घूमने के लिए हमको 4 लैंग्वेजेस जानने की आवश्यकता नहीं होती। मस्ट नॉट, ही मस्ट नॉट स्पीक 4 लैंग्वेजेस, सेंटेंस से पूरा नेगेटिव हो गया। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बी, यानी जॉर्ज हैज ट्रेवल्ड अ लॉट, ही कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का जवाब दिया। नेक्स्ट, दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम। द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस इज अ एन। एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज, कंजंक्शन क्लॉज। तो ऐसे भी अक्सर एग्जामिनेशंस सीटीईटी या टेट के अंदर पूछे जाते हैं कि आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और वो क्लॉज पूछते हैं कि कौन सा क्लॉज है। तो बेसिक नॉलेज हमको हर एक क्लॉज की होनी चाहिए। नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन यानी संज्ञा की परिभाषा को बताता है। एडजेक्टिव क्लॉज, ये वो क्लॉज होता है जो क्रिया विशेषण का काम करता है। एडवर्ब क्लॉज, ये विशेषण का काम करेगा, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं, यानी वर्ब की जो क्वालिटी को इंप्रोवाइज कर दे वो एडवर्ब बन गया। और ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब क्लॉज के अंदर पढ़ते हैं। कंजंक्शन क्लॉज, कंजंक्शन मतलब कि जो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए शब्द हम यूज करते हैं, दैट इज द वर्ड्स व्हिच वी यूज्ड टू कंजंक्ट। 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जो हम यूज करते हैं, तो कंजंक्शन वो क्लॉज के अंदर आता है। अब यहां पर वो कह रहे हैं दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया। व्हेन इवनिंग केम,
जब शाम हो गई। सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश को अच्छे तरीके से करना है, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि इंग्लिश से ज्यादा उस इंग्लिश का हिंदी में मतलब हमको पता होना चाहिए। तो यहां पर उसने कहा है कि वो आराम करते हैं जब शाम हो गई। तो नाउन व्हेन नाउन नहीं होता, ये हम भी जानते हैं। कंजंक्शन क्लोज के तौर पर अगर इसे देखें कि दे रेस्टेड और इवनिंग केम, इन दो डिफरेंट सेंटेंसेस को व्हेन ने जोड़ दिया, तो ये एक तरीके से सही बन सकता है। एडवर्ब क्लॉज, यहां पर वर्ब क्या है? रेस्ट। तो रेस्ट को आराम करना, एडवर्ब यानी इसकी क्वालिटी को कौन इंप्रोवाइज कर रहा है? व्हेन शब्द इंप्रोवाइज कर रहा है। एडजेक्टिव क्लोज, यहां पर क्रिया क्या हो रही है? रेस्ट करने की हो रही है। उसका विशेषण क्या है? विशेषण या तो आगे होगा या उसके नेक्स्ट वर्ड के आगे होता है। तो व्हेन, अगेन व्हेन यहां पर एक ऐसा शब्द है जो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव क्लोज को कंजंक्शन क्लोज की कैटेगरी के अंदर भी कभी कभी लिया जाता है, या जिसे हम रिलेटिव क्लोज भी कहते हैं, यानी जो संबंध बताता है। पर इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? एडवर्ब क्लोज, क्योंकि यहां पर वर्ब क्या है? रेस्ट, और रेस्ट की एफिनिटी को या इंटेंसिटी को कौन इंप्रोवाइज कर रहा है? व्हेन इंप्रोवाइज कर रहा है। सो इसीलिए ये एडवर्ब क्लॉज का एग्जांपल हो गया। माइट बी पॉसिबल आपको इन एग्जांपल्स में ये क्लॉज ना समझ में आए हो, इसके लिए आपको क्लॉज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड स्पीशीज, अक्सर एक ऐसा शब्द दिया जाएगा जिसके सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म को पूछा जाता है। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि प्लूरल फॉर्म का मतलब आगे एस या ईएस लगा देते हैं, तो ऐसी गलती करने से पहले आप पहले ऑप्शंस को भी देख लीजिएगा। जैसे यहां पर कहा गया है चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ द वर्ड स्पीशीज। स्पीशीज का प्लूरल क्या होगा ये आपसे ऑप्शन में कहा गया है। पहला है स्पीसीज, दूसरा है स्पीशीज, तीसरा अगेन साउंड स्पीशीज करता है, डी ऑप्शन स्पीशीज। तो इसमें किसी बच्चे को कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्पीशीज एक ऐसा शब्द है जो सिंगुलर होने के बाद भी प्लूरल साउंड करता है, या ई एस लगा हुआ है यानी ये प्लूरल दिखता है, बट ये एक स्पीशीज पूरी की पूरी प्रजाति को डिनोट करता है। तो ये वर्ड प्लूरल साउंड करता है, बट ये रिप्रेजेंट या इसका मीनिंग सिंगुलर टर्म में होता है। तो स्पीशीज का प्लूरल कुछ नहीं होता, ये अपने आप में ही अपना प्लूरल वर्ड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज करेक्ट? इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स जिसे हम नरेशन कहते हैं। नरेशन का मतलब होता है किसी भी घटना का वर्णन करना। इसको करने के लिए बुक्स में बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं। जो रूल मैं अक्सर फॉलो करता हूं वो ये है कि जो भी सेंटेंस दिया है उसे हिंदी में बनाया, और इसे आप ऐसे समझिए कि ये बात आपसे किसी ने कही है, अब ये बात आप किसी दूसरे को बोलोगे तो किस तरीके से बोलोगे वही आपका आंसर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई आया और उसने मुझे कहा, ही सेड, उसने मुझे कहा, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, मैं एग्जाम को पास कर चुका हूं। अब यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन को पढ़ने की बजाय मैं अगर आपको ये बात बताऊं कि मेरे पास एक इंसान आया, उसने ये बात कही, और मैं इस बात को आपको कैसे बताऊंगा, तो इसकी हिंदी यही होगी कि उसने मुझे कहा कि वह परीक्षा में पास हो गया है या परीक्षा में पास हो चुका है। तो हो गया है या हो चुका है, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम इसकी हायर डिग्री में नहीं लेकर जा सकते।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ही चेंज होता है। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच है और ये इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर हम उसे चेंज करते हैं। तो ये बन जाएगा ही सेड दैट, आई चेंज हो जाएगा ही के अंदर, ये रूल है। हैज, हैव, तो हैज हैव चेंज हो जाते हैं हैड के अंदर, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर चेंज करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? फर्स्ट, ही सेड दैट, आई चेंज हो गया ही में, ही हैव चेंज हो गया हैड में, पास्ड द एग्जामिनेशन एज इट इज रहेगा। अब क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच है, नरेशन है, तो आई हैव यानी प्रेजेंट परफेक्ट को आप नॉर्मल एज इट इज नहीं लिख सकते, बी ऑप्शन में जैसा दिया है। ही इन्फॉर्म्ड अस ऑफ हिज पासिंग, ये तो एक तरीके से स्टेटमेंट हो गया जो कहीं पर भी इनडायरेक्ट स्पीच को नहीं बताता है। ही सेड ही मस्ट हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, जब वो ऑलरेडी एग्जाम पास कर चुका है तो मस्ट वाली कंडीशन यहाँ पर लागू होनी ही नहीं चाहिए। तो ये आपको एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है कि कभी भी आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया जाए तो आप उस सेंटेंस को हिंदी में समझिए और ऐसा समझिए कि आप वही बात किसी दूसरे शख्स को कहोगे तो उसकी इंग्लिश क्या हो सकती है, उसे ऑप्शंस में देखिए। आई होप यह रूल आपके लिए भी वैसे ही काम करेगा। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, और जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है उनके अंदर जो सिनोनिम्स होते हैं वो यूजुअल इंग्लिश से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। यानी सिनोनिम और एंटोनिम 100% एक दूसरे के सिनोनिम एंटोनिम ना होकर 70 to 80% या क्लोज टू ईच अदर होते हैं। तो ज्यादा डिटेल में ना जाते हम क्वेश्चंस को देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कंटेमिनेट। अब कंटेमिनेट शब्द हम ऑलरेडी जानते हैं, कंटेमिनेशन ऑफ एयर, कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। तो कंटेमिनेट का मतलब पोल्यूट करना, प्रदूषित करना। इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? हम ऑप्शंस देखते हैं। डिफाइल, डिफाइल का मतलब होता है करप्ट करना, टू करप्ट समबडी और टू करप्ट समवन। रिहेबिलिटेट, कि किसी इंसान ने कोई क्राइम किया है या किसी वजह से वो ट्रीटमेंट ले रहा है तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में जाता है, सो रिहेबिलिएट है। डिटैच का मतलब एक चीज का दूसरे से पूरी तरीके से टूटकर अलग हो जाना, जैसे लीव्स गेट डिटैच्ड फ्रॉम द ट्री, कि पत्ते पेड़ से बिल्कुल अलग हो गए। वैलिड आप जानते ही हो कि ये ऑथेंटिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आप भी बता सकते हो कंटेमिनेंट का सिनोनिम क्या होगा? डिफाइल, यानी प्रदूषित करना, यानी टू करप्ट समवन। तो ये एग्जैक्ट उसका 100% नहीं है, बट इट इज क्लोज टू सिनोनिम ऑफ कंटेमिनेट। द नेक्स्ट वन, प्रीफिक्स बताना है हमको, सफिक्स बताना है। प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड या वर्ब या किसी शब्द के पहले आए, सफिक्स मतलब जो बाद में आकर उसकी वैल्यू को इंप्रोवाइज कर दे। तो DIS यानी डिस प्रीफिक्स का इस्तेमाल इन 4 शब्दों में से किसमें इनकरेक्टली यूज किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन डिसबिलीफ। ये साउंड थोड़ा अजीब करता है, बट जैसे मिसबिलीफ होता है ऐसे ही कुछ फॉरेन सोसाइटीज के अंदर डिसबिलीफ को भी मिसबिलीफ के जितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है। डिसकंफर्ट क्लियर है। डिसोबीडियंस यू ऑलरेडी नो, अ स्टूडेंट इज डिसोबीडियंट टू हिज टीचर। डिस्कशन, डिस्कशन वो ऑप्शन हो गया जिसमें DIS का इस्तेमाल एज अ प्रीफिक्स किया ही नहीं गया है। डिस्कशन, तो यहां पर ये प्रीफिक्स है ही नहीं, क्योंकि शब्द के आगे आकर उसकी क्वालिटी को इम्प्रोवाइज नहीं कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड ऑफ वॉकिंग। बूढ़ा इंसान चलने से थक गया था या चल चलकर बुरी तरीके से थक चुका था। अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस इज यूज्ड एज, यानी बोल रहा है वॉकिंग जो शब्द है उसका इस्तेमाल कैसे किया गया है? पार्टिसिपल की तरह, नाउन की तरह, जेरेंड की तरह, एडवर्ब की तरह। नाउन और एडवर्ब इसलिए नहीं हो सकते
क्योंकि आईएनजी लग गया है। नाउन संज्ञा होती है, एडवर्ब अगेन वर्ब की क्वालिटी को बताता है। पार्टिसिपल या जेरेंड में से हमारा कोई ऑप्शन होता है। पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है और पास्ट पार्टिसिपल भी होता है। तो वॉक, वॉकड, वॉकड, तो वॉक का प्रेजेंट पार्टिसिपल वॉकिंग होगा। पर जेरेंड के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर शब्द के आगे आईएनजी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन पार्टिसिपल और जेरेंड बनता है। बट क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है, इसीलिए मेरी सेंस जेरेंड के ऊपर ही जाती है। और जो इसका आंसर है कि अगर पार्टिसिपल मेंशन्ड ना हो, प्रेजेंट है, पास्ट है और साथ में जेरेंड ऑप्शन में हो, सो आई यूज टू प्रेफर ऑलवेज जेरेंड। ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको और आदत होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रीपोजिशन। जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, फिल इन द ब्लैंक में प्रीपोजिशंस भी पूछी जाती है। तो शी हैड ग्रेट अफेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, हर चिल्ड्रन, कि उसका अपने पोते या पोती के प्रति बहुत प्यार रखती है। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन रखनी है हमको। विद इन, विद इन का मतलब अपने अंदर, छुपा कर रखना या किसी को दिखाना ना। इनटू मतलब के भीतर, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, फॉर मतलब के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम सभी ऑप्शंस को जब इसमें पुट करते हैं तो फॉर ही हमेशा बेस्ट आता है, क्योंकि प्रीपोजिशंस के अकॉर्डिंग अफेक्शन फॉर होता है, अफेक्शन विद इन, इनटू, अगेंस्ट कभी नहीं होता। तो ये प्रीपोजिशन वर्ड है जो इस रूल को एज इट इज फॉलो करता है। चूज द वर्ड विद इन द इनकरेक्ट सफिक्स, कि हमको एक ऐसे शब्द को चुनना है जिसमें शिप यानी SHIP सफिक्स का इस्तेमाल गलत यूज किया गया है। फ्रेंडशिप वी ऑलरेडी नो, सही है। मेंबरशिप, दिस इज आल्सो करेक्ट। रिलेशनशिप, दिस इज परफेक्ट। आर्ग्यूशिप, दिस इज द ऑप्शन, बिकॉज आर्ग्यूशिप नहीं होता, आर्ग्यूमेंट होते हैं। आर्ग्यूमेंटशिप भले कितना भी अजीब साउंड करे, पर ये फिर भी वर्ड बन सकता है या बनता है, बट आर्ग्यूशिप इज द टोटली रॉन्ग ऑप्शन। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहां पर आपको वर्ब की फॉर्म पता होनी चाहिए। जिम्नास्टिक्स, फिल इन द ब्लैंक, माय फेवरेट स्पोर्ट। तो यहां पर जिम्नास्टिक्स यानी जिम्नास्टिक के आगे एस लिखा है, प्लूरल साउंड करता है, तो इसलिए ज्यादातर बच्चे आर को प्रेफर करते हैं क्योंकि प्लूरल है। बट आपको समझना चाहिए कि जिम्नास्टिक्स ये प्लूरल नहीं है, ये कंप्लीट वर्ड है, सिंगुलर है, और ये रिप्रेजेंट करता है उस स्पोर्ट्स के फील्ड को जिसमें लोग जिम्नास्टिक को परफॉर्म करते हैं। सो जिम्नास्टिक्स इज अ सिंगुलर वर्ड, सो जिम्नास्टिक्स इज माय फेवरेट स्पोर्ट, कि जिम्नास्टिक मेरा सबसे पसंदीदा खेल है। आर नहीं होगा क्योंकि सिंगुलर वर्ड है। वर्ब पास्ट टेंस हो ही नहीं सकता। डू जिम्नास्टिक, डू माय फेवरेट स्पोर्ट, नो, इट इज टोटली रॉन्ग। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अक्सर जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें ऑप्शंस को पुट करके भी देखा कीजिए, और जो आपको साउंड अच्छा करता है चांसेस यही रहते हैं कि उसी के ऑप्शन को हम करेक्ट मान सकते हैं। इसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बुक्स को देखिए, क्योंकि इंग्लिश बुक्स को देखने से कभी कभी प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव ये हमको ऑलरेडी अपने आप ही नेचुरल वे में समझ में आ जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।